डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत अगला पार्ट लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग आज 2019 के 7वें सेट का भौतिक विज्ञान सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग 2019 के सभी रसायन विज्ञान के सेटों को सॉल्व कर चुके हैं और हमारा 6 सेट फिजिक्स का भी पूरा हो चुका है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये क्लासेज आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप इसे पढ़ने के बाद खुद जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है, आपको इसे बताना है। तो जरा आइए जरा देखते हैं हम लोग लिखा क्या हुआ है। 1 किलोवाट घंटा KWH। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि यही होता है एक यूनिट जो आपके यहाँ बिजली की खपत होती है। आपने देखा होगा मीटर में आपके यूनिट बताता है, इतनी यूनिट हो चुकी, इतनी यूनिट। अगर उसमें बगल में देखेंगे छोटा सा आपको KWH लिखा मिल जाएगा। किलोवाट घंटा को यूनिट कहा जाता है। अर्थात अगर 1 घंटे में आपने 1 किलोवाट का शक्ति उत्पन्न कर दी है तो आपके मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है, परंतु इसे हमें जूल में बदलना है। किस में बदलना है जी? जूल में। तो जरा हम इसे हिंदी में पहले लिखते हैं, अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 किलो वाट, उसके बाद घंटा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कैसे करेंगे आप। किलो का मतलब होता है 1000। क्या होता है जी? 1000। वाट क्या होता है जी? शक्ति का मात्रक होता है ना। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। अब जरा आप बताएंगे क्या शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W/T, जहाँ W होता है जूल में और T होता है सेकेंड में। तो जूल बट्टे सेकेंड, तो आप यहाँ वाट की जगह लिख दीजिए जूल बट्टे सेकेंड। वाट की जगह आप लिख दीजिए जूल बट्टे सेकेंड। हो गया ना। और आपका जो घंटा है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बताएंगे क्या? 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। तो 60 × 60 सेकंड हो जाएगा आपका। तो टोटल 3600 सेकंड आएंगे। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 3600 सेकंड। तो आपने कुछ देखा क्या यहाँ पे? आपको दिख गया होगा कि आपका नीचे दिख रहा है सेकंड। आप इसको सेकंड काट दीजिए, ऊपर सेकंड काट दीजिए, जो आपका बचा वही जूल में देखिए आंसर आ जाएगा। तो आपके सामने आ गया 1000 × 3600 जूल। यही आपका आंसर है, परंतु इसे आपको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना पड़ेगा। तो 2 जीरो लगाइए, 1 2 3 जीरो यहाँ पे कर दीजिए और फिर यहाँ पे आप लगा लीजिए जूल। तो क्या हो जाएगा जी? वैज्ञानिक संकेतन बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक दशमलव आएगा, सॉरी 6 अंक आएगा दशमलव, और यहाँ पे आके लग जाएगा 3.6। आगे जीरो लिखने कोई मतलब है नहीं, 6 अंक आप पीछे लेके आए, 10 की घात 6 लगा दीजिए जूल। यही आपका आंसर हो गया। 1 KWH की वैल्यू होती है ये जूल में, या इसी को आप लोग 1 यूनिट भी कहते हैं अपनी घरेलू भाषा में। हो जाएगा। चलिए, तो अब जरा आ जाइए, देखिए जरा ऑप्शन इसका कौन सा सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है जी? 4 नंबर ऑप्शन सही है। 3.6 × 10 की घात 6 जूल। देखिए सब में 3.6 दी है, लेकिन घातें चेंज हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो घात नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब आइए इसमें। ये सवाल तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लिखा क्या हुआ है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ जानने की खास ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए आगे चलिए। ये भी आपका रिपीटेड सवाल दिख रहा है। अब जाइए पीछे क्लासेज में देखिए, वहाँ पे थंबनेल में ही पड़ा हुआ है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। मैं एक शब्द में आपको यहाँ बोल देता हूँ, बाकी आप पूरी घटना को समझना चाहते हैं तो जाइए आप वहाँ पे क्लास देख लीजिए। ख वाला सवाल, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। पूछ रहा है लेंस आपका अभिसारी है या अपसारी? तो चूंकि जो है क्षमता, जो क्षमता है वो +2D है। क्या है? +2D। ध्यान दीजिएगा, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं ना, तो +2D है जो धनात्मक है। जो क्या है जी? धनात्मक है।
तो धनात्मक होगा तो क्या होता है, धनात्मक होगा तो क्या होता है बताइए। तो धनात्मक है इसलिए, कैसा लेंस है जी, अभिसारी। अभिसारी को आप कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं क्या, बताइए, उत्तल बोलते हैं ना, तो उत्तल लेंस है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको मालूम ही है कि पावर की वैल्यू होती है 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपको अगर f निकालना है तो f इज इक्वल करेंगे तो 100/p चला जाएगा। तो आपने रखा क्या, 100/+2, तो डिवाइड कर दिए, +50 आ गया। क्या आ गया जी, +50। तो f इज इक्वल +50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपकी फोकस दूरी हो गई। कौन सी दूरी हो गई, फोकस दूरी हो गई। और प्लस में आया है, इससे पता चलता है कि उत्तल लेंस है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया सवाल, आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। कह रहा है एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो ये प्रक्रिया तो हमने पढ़ ही लिया हुआ है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। इनके पतले किरण पुंज को प्रायः श्वेत प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, श्वेत प्रकाश कहा जाता है। परंतु जैसे ही श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, इसमें उपस्थित सभी रंग की किरणों का विचलन हो जाता है। क्या हो जाता है जी, विचलन हो जाता है। और चूंकि सभी रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, इसलिए सबका विचलन अलग अलग होता है। सबका विचलन क्या होता है, अलग अलग होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और सबका विचलन अलग अलग होने के कारण ही प्रिज्म से निकलने वाली सभी प्रकाश की किरणें अलग अलग हमको दिखने लगती हैं, अलग अलग हमको दिखने लगती हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे दिखती हैं आपको जी, सबसे ऊपर रेड दिखती है और सबसे नीचे क्या दिखती है, वायलेट अर्थात बैगनी दिखती है। फिर आपको आई दिखता है, फिर बी दिखता है, फिर जी दिखता है, फिर वाई दिखता है, फिर ओ दिखता है, फिर आर दिखता है। मतलब विब ग्योर आपने पढ़ा था ना, विब ग्योर। ठीक है, ये ऐसे आपको दिखता है। तो पूछने में आया कि आर सबसे ऊपर क्यों निकला, तो इसके लिए रैले नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे जी, रैले, याद कर लीजिएगा। रैले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन, वो 1/λ⁴ के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ से देखें तो उल्टा संबंध है कि नहीं, प्रकीर्णन ऊपर है, लैम्डा नीचे है। तरंग दैर्ध्य, तरंग के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी उसकी तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, तरंग के द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी उसकी तरंग दैर्ध्य है, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको मिल गया कि प्रकीर्णन जो है λ⁴ के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका वेग कम होगा उसका किरण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमको श्वेत प्रकाश को समझाना है। तो हिंदी में आप कैसे लिखेंगे, मैं एक बार आपको बोल देता हूँ और फिर आप चित्र इसको बना लीजिएगा। वैसे मैंने इसको विस्तार पूर्वक आपको पीछे समझा दिया है, जाइए पीछे क्लासेज में देखिए, वहाँ पे विस्तार पूर्वक समझाया गया। परंतु यहाँ पे सेंटेंस कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखेंगे आप, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जिसकी पतली किरण को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। जिसकी पतली किरण को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, परंतु जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म की ओर झुक जाता है, अर्थात प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। इसकी ओर, जैसे देखिए, जाना तो इसको ऐसे ऊपर चाहिए था, परंतु ये देखिए सब नीचे की ओर झुक गए ना, सब के सब नीचे की ओर झुक गए हैं, तो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। ठीक है, तथा तथा 7 भिन्न भिन्न रंग की किरणों में विभाजित हो जाता है। 7 भिन्न भिन्न रंग की किरणों में विभाजित हो जाता है। अतः प्रिज्म के द्वारा, नीचे काली पेन से आप उसमें आंसर में लिख देंगे अपने, जिससे एग्जामिनर को देखने में बढ़िया लगे। अतः प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना, अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और आप ये चित्र उसमें बना दीजिएगा। ठीक, तो ये काम आपको करना रहेगा। तो देखिए कितना आसान चीज़ है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
ये देखिए, ये बढ़िया और खूबसूरत सवाल है आपका। कह रहा है कि भैया उत्तल लेंस के द्वारा किसी प्रतिबिंब के निर्माण की किरण आरेख खींचिए। तो कोई प्रतिबिंब का निर्माण करना है आपको, उसका किरण आरेख खींचना है। कब? जब एक बार वस्तु अनंत पर हो और एक बार वस्तु लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। ठीक है, तो आइए देखना शुरू करते हैं। वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रिक से बता दिया है, आप वहाँ से अपना काम कर सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए ज़रा क्या होगा कि हमको पहले एक उत्तल लेंस ले लेना है। हमने ले लिया एक उत्तल लेंस, ये बीच से उसका जाएगा प्रकाशिक अक्ष, ये मुख्य अक्ष आपसे कह सकते हैं। यहाँ पे उसका होता है प्रकाशिक केंद्र P, यहाँ पे उसका रहेगा आपका F1 जिसे आप कहेंगे F1, और आपका दूसरी साइड में यहाँ पे रहेगा F2, और फिर आगे इस साइड में आपका अनंत रहेगा। ठीक है, ऐसे ही, सॉरी F1 F2 क्यों कर रहे हैं जी इधर हम लोग, एक साइड में F1 है तो उधर 2F1 ही रहेगा ना। इसको आप 2F1 करेंगे। इधर साइड में आपका होता है F2 और यहाँ पे आपका होता है 2F2। ठीक, ये देख लीजिएगा। तो ये आपके लेंस की हो गई कहानी। और यहाँ पे आपका होता है अनंत, यहाँ पे आपका होता है अनंत। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको चित्र कैसे बनाना है। देखिए पहले तो मैंने आपको लेंस बना के दे दिया है, अब आप इसका आरेख बनाना शुरू करेंगे। पहली बार कब? जब आपकी वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो आइए जरा हम लोग वस्तु को अनंत पर रखने का प्रयास करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे वस्तु अनंत पर रख दी है, जो मालूम नहीं है कि कहाँ से है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, जब अनंत से प्रकाश की किरणें चलती हैं ना, तो वो एक समांतर प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलती हैं। कैसी प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलती हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलती हैं, जिसमें से एक किरण आपकी चलती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से लाइनिंग ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, एक जो प्रकाश की किरण है यहाँ से आपका सीधा आती है यहाँ तक, देखिएगा आप, ये आती है इसके प्रकाशिक अक्ष तक। प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष भी इसका बना दिया जाए ना। प्रकाशिक अक्ष को थोड़ा सा मैं नीली पेन से ही बना देता हूँ, जिससे आपको लेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, ये देखिए आपका, तो आपने देखा था कि F1 से जाने वाली प्रकाश की किरणें, F1 से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, कुछ इस तरह से जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ से आपको एक समांतर प्रकाश की किरण को और लेके जाना है, वो आपसे जाकर इसको कहाँ पर काटेगी। थोड़ा सा लाइन डिप हो रही है, मैं पैक करता हूँ इसको। देखिए, यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है इसको कहाँ पर काटती हुई जाएगी जी? ये मुख्य फोकस पर काटती हुई जाएगी, और यहाँ से ये ऐसे आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को मैं थोड़ा अलग कलम से कर दूँ जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो ये आपका बन गया प्रतिबिंब। तो आप बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बना आपका? प्रतिबिंब आपका कैसा बना? देखिए, यहाँ पे ये आपका प्रतिबिंब हो गया। ये प्रकाश की किरण आई जो कि F1 से जा रही थी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी वाली आपकी गई प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से आपकी जाने वाली किरण, देखिए यहाँ से जाएगी, वो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो आपकी किरण है वो सीधा सीधा निकल जाएगी, वो विचलित ही नहीं होगी अपने मार्ग से। तो ये हो गया, और ये दोनों की दोनों जाके आपसे मिलती हैं F2 पर। यही आपका प्रतिबिंब होता है। आप चाहें तो इसका नाम A डैश B डैश दे सकते हैं। तो इसमें जो A डैश B डैश है वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। और कहाँ पर बना है? F2 पर बना है। किस पर बना है जी? F2 पर बना है। और बाकी यहाँ पे आपका AB है, AB जो आपका है वस्तु है। ठीक है, तो ये आपको आरेख पहला वाला बना देना है। तो आप बना लेंगे पहला आरेख। चलिए, तो वस्तु किस पर है जी? अनंत पर है। वस्तु किस पर है? अनंत पर है। मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए, अब जरा आइए आप, अब अगला देखते हैं हम लोग कि अगला वाला चित्र क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए जरा, अगला चित्र पूछ रहा है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग इसको। अब देखिए, फिर से आपको अब एक लेंस बनाना पड़ेगा। तो लेंस को मैं फिर इस पेन से बना देता हूँ। देखिए, यहाँ से हम लोग इसकी फिर मुख्य अक्ष को भेज देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका P लिख देते हैं, P। और फिर से आपको यहाँ पे इसका
F1 लिख दिया जाए और यहाँ पे इसका आपका 2F1 लिख दिया जाए। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इधर साइड में आपका F2 रहेगा और इधर साइड में आपका 2F2 रहेगा। चलिए, उसके बाद अब आप देख लीजिए, आपने बनानी है इसको मुख्य, ये क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अक्ष। ये इस तरह से है कुछ इसकी प्रकाशिक अक्ष। बाकी अब आपको किरणें लेकर चलनी है। पहले आपको तो ऑब्जेक्ट रखना है, आपको ऑब्जेक्ट रखना है। आइए जरा, ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं। ऑब्जेक्ट आपसे भैया बोला कहाँ गया रखने के लिए, देखिए तो जरा। ऑब्जेक्ट आपसे कहा गया कि भाई देखो किस पे रखना है तुमको, यहाँ पे रखना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, आपको ऑब्जेक्ट रखना है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अर्थात आपने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो ऑब्जेक्ट रखना है आपको F1 और P के बीच में, F1 और P के बीच में रखना है। तो बढ़िया तरीके से आप देखिएगा, आराम से समझ जाएंगे, सारी बातें क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी आपकी, 1% की आपको गड़बड़ी नहीं मिलेगी इसमें। चलिए आइए जरा देखते हैं हम लोग इस चित्र में। अब क्या हुआ, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे आपका हो गया ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप आ जाइएगा कि जब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मैं इसका नाम लिख दूंगा AB। क्या नाम लिख दूंगा जी, AB। इसका नाम है A और यहाँ पे B। ठीक, ऐसे आप लोग ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। अभी देखिएगा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपने देखा था उत्तल लेंस में एक ही ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी सीधा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, अन्यथा हमेशा वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कैसे बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि दो किरणें ले जानी होती हैं। एक किरण आप यहाँ से अक्ष के समांतर ले जाते हैं, एक किरण आप अक्ष के समांतर ले जाते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पे। और चूंकि ये आपको मालूम है कि ये जब आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, तो वो F2 से होकर चलती जाएगी ये तरीके से। ठीक, और दूसरी किरण जो है आपकी, दूसरी किरण आपकी वो P से होकर जाएगी, दूसरी किरण आपकी कहाँ से होकर जाएगी, P से होकर जाएगी, जो कि बिना विचलित हुए निकल जाएगी। देखिए जरा, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो किरणें हैं ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाकर मिलाने का प्रयास करते हैं। इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। कैसे, देखिए हम बढ़ाएंगे इनको पीछे, यहाँ से हम लोग इनको पीछे बढ़ाएंगे, ये सीधी एकदम जाएंगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और फिर ये यहाँ से ऐसे सीधी आएगी और इधर कहीं जाके आपको मिल जाएगी। तो जहाँ पे मिली है ना, जहाँ पे मिली है वहीं पर बनेगा आपका प्रतिबिंब। ये चीज़ देखिए, ये आपका प्रतिबिंब भी कैसा रहेगा, प्रतिबिंब भी आपका आभासी ही रहेगा। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, प्रतिबिंब जो है आपका आभासी रहेगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। याद रखिए, वो कहाँ बनेगा, जरूरी नहीं 2F पर बनेगा, जितना नज़दीक आप रखेंगे ना उतना ही दूर बनता जाएगा। इसीलिए हम लोग इसकी स्थिति बताते हैं कि F1 और अनंत के बीच बनता है। किसके बीच बनता है जी, F1 और अनंत के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब है आपका A' और B', याद रखिएगा। तो ये प्रतिबिंब हो गया आपका। प्रतिबिंब पहली बात तो देखिए सीधा है, लेकिन डॉटेड लाइन से बना हुआ है, मतलब आभासी है, और वस्तु से बड़ा है, और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, बना कहाँ है, F1 व अनंत के बीच, F1 व अनंत के बीच बना है। ये इसकी कंडीशन है, हो जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से इसको क्लास को फिर से दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, आराम से आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा किरणें आपको समांतर लग रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप और नज़दीक रखेंगे ना तो और वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या F2 को थोड़ा सा दूर कर देंगे तो और फैलती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले क्लास पर। अगला क्लास देखिए, सॉरी अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी दूरी पर रखी है। मतलब जो जो आपको दिया गया है पहले उसको लिखने का प्रयास करिए। तो आपको पहले दिया गया है वस्तु की लंबाई, ठीक है,
जो आपकी वस्तु की लंबाई है आई बराबर किसके बराबर है, आई होता है कि ओ होता है जी, ओ होता है, ओ बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि वस्तु को 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। तो 20 सेमी की दूरी रखा गया है, अर्थात वस्तु की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी पहले देख लीजिए। जब आपने वस्तु लिखी दिया है तो वस्तु की दूरी देख लीजिए। वस्तु की दूरी क्या है जी, वस्तु की दूरी 30 सेमी। तो वस्तु की दूरी आपकी u बराबर आ गया 30, वो भी किस चिन्ह में लेना है, माइनस चिन्ह में। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि आप उत्तल लेंस ले रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जरा, जब उत्तल लेंस की आप बात करते हैं तो देखिए आपका वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है, तो वो चूंकि प्लस में रहेगा, चूंकि x अक्ष की प्लस दिशा में है और आपका x अक्ष की माइनस दिशा में, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। F1 आपका यहाँ पे है, इससे आपको मैटर है नहीं। F2 आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे, क्योंकि प्रतिबिंब जाती हुई किरणें यहीं से प्रदर्शित होती हैं। इसका मतलब ये आपका धनात्मक रहने वाला है। तो आप उत्तल लेंस की जब बात करेंगे तो ये सब कंडीशंस आपको दिखेंगी उसमें। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो दिख रही है F इज इक्वल 20 सेमी, जो कि प्लस में लिया जाएगा। और आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी ये आपको निकालनी है। तो आप लगा लीजिए पहले लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे आप, लेंस सूत्र लगाएंगे। आइए जरा लेंस सूत्र को लगाया जाए। तो ऐसे लिखिएगा सवाल में, जैसे मैं लिखता हूँ पेपर में आपको वैसे ही लिखना है, लेंस सूत्र से। ठीक है, क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 1/f का वैल्यू है आपका 20 बराबर 1/v नहीं मालूम है, माइनस इसमें 1/, इसका आ गया माइनस 30। तो 1/20 माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो गया होगा, तो फिर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/30 बराबर आ जाएगा 1/v। 30 और 20 का लॉस आपका 60 हो जाएगा, 20 × 60 3 हो जाएगा, और माइनस आपका 30 दूनी 60 तो 2 हो जाएगा, और बराबर 1/v। मतलब आ गया 1/v बराबर 1/ आपका 60। 1/ कितना आ गया 60, तो v बराबर पलट देंगे आप तो आएगा 60 सेमी। कितना सेमी आएगा जी, 60 सेमी आएगा। ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, अब उसके बाद आपसे कैसा पूछा जा रहा है इसमें, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो आपसे 60 सेमी बना हुआ प्लस में आया हुआ है, इसका तब लेंस के बाद मिलेगा। तो किरणें जो होंगी वास्तविक बनेंगी। कैसी बनेंगी जी, वास्तविक बनेंगी। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो वास्तविक मिल रही हैं आपको, अगर आपको वास्तविक मिल रही हैं तो आप आगे बढ़ जाइए। वास्तविक मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे जी इसमें, देख लीजिए आप यहाँ पे किरणें आपको मिलेंगी वास्तविक, और वस्तु की लंबाई भी आपसे पूछ रहा है ना, तो वस्तु की लंबाई पे जरा आ जाइए। देखिए जरा वस्तु की लंबाई क्या रहने वाली है आपकी, देखिए जरा। हम लोग आते हैं, अब पूछा है आपसे वस्तु की लंबाई दी गई है, ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको, कितना सेंटीमीटर दिया गया जी, देख लीजिए जरा। तो ऑब्जेक्ट 5 सेमी दिया गया है, कितना दिया गया है 5 सेमी। तो ऑब्जेक्ट आपका 5 सेमी दिया गया है, और आपका जो प्रतिबिंब है अर्थात इमेज है, इमेज आई आपको बताना है, इमेज आई आपको बताना है। और आपको v का वैल्यू निकल गया 60 सेंटीमीटर, और जो आपका है क्या बोलते हैं यहाँ से u आपको दिया गया है -30 सेंटीमीटर। तो चूंकि आप लोग एक आवर्धन का फॉर्मूला जानते हैं, I/O जानते हैं, उसके बाद आप जानते हैं V/U। तो m तो मालूम नहीं है, I/O में रख दीजिए, I नहीं मालूम है, O को रख दीजिए 5, और V आपको मालूम है 60, और ये है आपका -30। तो I इज इक्वल हो जाएगा 30 × 60 -2 × 5 इज इक्वल -10 सेमी, -10 सेमी। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो आप बताइए कि प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा, प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा। तो चूंकि आंसर आपका जो है माइनस में आया है, इसलिए जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है, और चूंकि किरणें वास्तव में मिली हैं इसलिए वास्तविक बना है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब आ जाइए, आपको अगर सवाल समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे चले अगले सवाल की ओर। ये सवाल संभवतः मैं आपको करा चुका हूँ। आपको लिखा हुआ है कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जा रहा है, तो तार का प्रतिरोध बताइए। कितनी स्थितियां हैं इसमें? 2 स्थितियां, क्योंकि पहले कुछ था, उसके बाद आपकी तार की लंबाई को दोगुना किया गया, फिर उसके क्षेत्रफल को किया गया आधा किया गया। ठीक है, तो आपका क्या नहीं बदलने वाला है? आपका तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? रो। तो आप एक काम करेंगे कि दोनों स्थितियों से आप रो निकाल कर बराबर कर दीजिए, चाहे R1 और R2 निकाल कर बराबर कर दीजिए, दोनों को बट्टे कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यह सवाल मैंने आपको पीछे बता रखा है, और कैसे लगाएंगे आप ज़रा मुझे लगाकर बताइएगा। ठीक है, तो इसे मैं कल की क्लास में आपको फिर से बताऊंगा। अगर आप नहीं लगा पाए तो कमेंट करिएगा, लगाने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। आइए ज़रा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। देखिए, सवाल लिखा हुआ है विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। आप बताइए कि विद्युत शक्ति से आप समझते क्या है, अर्थात पावर, विद्युत धारा की पावर क्या है, बताएंगे आप? आपको परिभाषा लिखवाई गई है विद्युत शक्ति की, आपको विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखवाई गई है। क्या बताएंगे आप लोग विद्युत शक्ति की परिभाषा? बताइए। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा मतलब WG कार्य व्यय होने की दर क्या कहलाती है जी? व्यय होने की दर उस परिपथ की शक्ति कहलाती है, उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पे दर लग जाता है वहाँ पे बट्टे T आ जाता है, और व्यय ऊर्जा की दर है अर्थात W। तो आ जाइए आप, P इक्वल फॉर्मूला देख लीजिए। P का फॉर्मूला जो आपका है W/T, बगल में आप मात्रक लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, या हम इसी को बोलते हैं वाट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रक। आपने विद्युत शक्ति की परिभाषा लिख दी। अब इसका सूत्र बताइए आप V और I के पदों में। चलिए जरा इसी में देखा जाए। पहला नंबर, चूंकि W बराबर एक फॉर्मूला आप जानते हैं VIT, तो आप P बराबर इसमें रख दीजिए VIT/T। तो आपने देखा कि आपका T से T जाएगा कट, तो P बराबर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा VI। चलिए दूसरे पे आ जाइए। दूसरा आपको I और R के पदों में बताना है, तो आप फिर W का एक फॉर्मूला देखिए, W बराबर I² RT। तो अब आपका निकल के आ जाएगा P बराबर I² RT और उसके बट्टे T। तो फिर आपका T से T कट गया और आपका P बराबर निकल के आ गया I² R। चलिए आगे आइए। थर्ड नंबर क्या होगा अब आपका? थर्ड नंबर, तो जो आपका थर्ड नंबर रहेगा किसके पदों में है जी? देख लीजिए तो ज़रा, V और R के पदों में आता है। V और R के पदों में, तो आप बताइए पहले V और R के पदों में आपका W क्या होता है? तो W होता है V²T/R। तो फिर आप रख दीजिए P बराबर में, देखिए V²T/R रखेंगे और उसके बट्टे T आएगा, तो T अकेला इसलिए उसके बट्टे 1 करिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये यहाँ पे आएगा आपका। तो P बराबर आ जाएगा V²T/R/T। तो आपने कहा तब तो T से T कट जाएगा, फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या बच गया? P इक्वल V²/R। देखिए ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो ऐसे ही आपको अपने पेपर में लिखना है, ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिएगा, नहीं, ऐसे बना के लिखना है आपको। 4 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका ये भी सवाल। अब हम लोग चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर।
देखिए। और हमारा सेट नंबर 7 होता है समाप्त, खल्लास। कल से हम लोग शुरू करेंगे इसका 2020 का पार्ट, फिर हम लोग करेंगे बायोलॉजी सेक्टर, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए ज़रा देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है इस सवाल में। सवाल में लिखा हुआ है 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में, मतलब चालक की जो लंबाई है वो यल बराबर दे दी गई है आपकी 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित धारा आई बराबर आपका दे दिया गया है 1 एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हो आप, जल्दी बोलो, बी से। तो बी की वैल्यू दी गई है 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए, बल पूछा जा रहा है आपसे। तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, F बराबर IBL साइन थीटा। मैंने कहा बहुत सही बच्चा। तो आपने कहा इसमें क्या है, लगा देते हैं। लाइए देखिए पहला सवाल आप बोलिए, कह रहा चालक क्षेत्र के लंबवत है, चालक क्षेत्र के लंबवत है, मतलब देखिए ये आपका क्षेत्र है B, ऐसे जा रहा है, और जो आपका चालक है वो चालक कुछ इस तरह से है, देखिए। तो इनके बीच का जो एंगल है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो आपने कहा इसमें क्या डरने की बात है, लाइए लगा देते हैं। तो यह बराबर आपने रख दिया IBL साइन थीटा की जगह रख दिया आपने साइन 90 अंश। मैंने कहा और सारे मान तो रखो, तो कहा रुकिए जरा, 1 2 1 और साइन 90 अंश का भी मान 1, टोटल आंसर आपका आ गया 2 न्यूटन का बल लगेगा उस पर, 2 न्यूटन का बल लगेगा। मैंने कहा अच्छा दूसरा वाला बताओ। तो आपने कहा देखिए ज़रा दूसरा भी देख लीजिए, आपको नहीं आ रहा है तो। मैंने कहा अच्छा दिखाओ तब। आपने कहा देखिए दूसरा कह रहा है चालक क्षेत्र के समांतर है। तो मैंने कहा कैसे होगा समांतर, आपने कहा चित्र तो देख लीजिए अभी आप समझ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो आपने कहा ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया B, और मैंने चालक को रख दिया इस तरह से, ठीक है। ये आपका चालक हो गया, तो समांतर हो गया ना। समांतर की स्थिति में जो कोण होता है वो थीटा बराबर 0 होता है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। तो आपने कहा चलिए अब देख लीजिए आप, F बराबर IBL साइन थीटा की जगह आपको रख देना साइन 0 अंश। तो मैंने कहा रखो 1 2 1 साइन 0 अंश का मान 0। तो आपने कहा ये तो यह बराबर आ गया 0 न्यूटन। मैंने कहा हाँ यही बात तो है कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर धारावाही चालक को रख देते हैं ना, तो उस पर किसी बल का अनुभव नहीं होता है, उस पर किसी बल का अनुभव नहीं होता है। ये बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। चलिए बहुविकल्पीय सवाल आपसे बहुत बढ़िया इस पर बनेगा। फिर देखिए आपसे कहा गया कि भैया अगर मान लो कि ये बना रहा हो 60 अंश का कोण, कितने अंश का बना रहा हो जी, 60 अंश का। तो मैंने कहा तब क्या होगा, तो आपने कहा थीटा 60 अंश रख देंगे। मैंने कहा अच्छा आओ देख लो तब। तो कैसे हो जाएगा थर्ड नंबर, आपने कहा देखिए तो ज़रा, आपका ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B, और जब आप धारावाही चालक रखेंगे तो धारावाही चालक को कुछ इस तरह से रख दीजिए जिससे इनके बीच का जो एंगल है वो 60 अंश हो जाए। मैंने कहा अच्छा। तो आपने कहा देखिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 60। तो मैंने कहा तो निकाल लो। तो I हो गया, B हो गया, L हो गया, और साइन थीटा की जगह आपका हो गया साइन 60 अंश, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा मान रख दीजिए 1 2 1, और साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। तो आपने कहा अच्छा 2 से 2 क्या कर दिया आपने, काट दिया, आ गया आपका करड़ी में 3 न्यूटन, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपका हो गया आंसर। बस देखिए कितना आसान तरीके से सवाल आ गया। चूंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में था, चूंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में था धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इसलिए ये प्रश्न आपके सिलेबस में हो सकता है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आसान ही सवाल रहता है। IBL साइन थीटा याद करिए, सारे मानों को रखिए, आराम से आपका निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में एक नए सेट और नए साल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में पूछते ही रहिए। गारंटी मेरी है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए।